शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होता क्या है, या पेपर प्रेजेंटेशन है क्या? अभी तक आप लोगों ने प्रीलिम्स तो कई सारे दिए होंगे, स्कूल में दिए होंगे, कोचिंग में दिए होंगे। तो पेपर प्रेजेंटेशन है क्या, किसको बोलते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन क्या है आपके हिसाब से? क्या है बता सकते हो? गलत आंसर भी चलेगा। क्या होता है पेपर प्रेजेंटेशन? मेजॉरिटी बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ये मेरा सप्लीमेंट है तो इस सप्लीमेंट के ऊपर यहाँ एक मार्जिन बना देना और यहाँ एक मार्जिन बना देना, ये प्रेजेंटेशन होता है। या आंसर्स के बीच में ये मार्जिन बना देना, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन होता है। हम समझते हैं कि प्रेजेंटेशन यही है। या दूसरा ये होता है कि जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, आप में से कितने बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है? बस एक? ऐसे तो हो ही नहीं सकता, देखिए इतने साल से पढ़ा रहे है ना। खराब हो सकती है राइटिंग, बराबर। खराब राइटिंग होने का कतई मतलब ये नहीं होता कि आप खराब स्टूडेंट होंगे। कई बच्चे स्टूडेंट अच्छे होते हैं पर उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। तो कई बच्चे ये सोच के अपना दिल बैठा लेते हैं कि मेरी राइटिंग ख़राब है यानी कि मेरा पेपर का प्रेजेंटेशन कुछ होने नहीं वाला। गलत। अभी ये मिथ को हम दूर करते हैं और समझते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन सिर्फ हैंड राइटिंग बेस्ड नहीं होता। तो क्या होता है, क्या ऐसा होता है कि अगर मैं आपको दो सप्लीमेंट्स अगर यहाँ दे दूँ, एक सप्लीमेंट यहाँ पर है, दूसरा सप्लीमेंट यहाँ पर है, एक सप्लीमेंट में मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 80 75, और एक सप्लीमेंट से आपको यहाँ पर मार्क्स दिखे आउट ऑफ 80 40 या 45। तो ऐसा क्या होता है कि दोनों में मार्क्स नहीं बन पाते? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि मार्जिन्स के बारे में पहले बात करेंगे हम पेपर प्रेजेंटेशन में। जब भी आप कोई टॉपर बच्चे का पेपर देखेंगे जिसके मार्क्स अच्छे आए हो, इररिस्पेक्टिव उसकी राइटिंग अच्छी है या नहीं, तो सबसे पहले वो मार्जिन्स को लगाता है। मार्जिन लगाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, रेगुलर बच्चे नहीं बताएंगे यहाँ वाले क्योंकि उनको मालूम है हम मार्जिन क्यों बनाते हैं। आप मार्जिन क्यों बनाते हैं, आंसर करेंगे इसको? आप मार्जिन क्यों बनाते हैं? ताकि आंसर वो मार्जिन के बनाना जा सके। ये अगर हमने मार्जिन बनाई है, ठीक है, तो अब इसके बाहर हमको नहीं लिखना है, बराबर। हम क्या करते हैं, हम मार्जिन तो बना देते हैं, पर अगर हम जल्दी जल्दी में लिख रहे होते हैं, जैसे मराठी का पेपर 3 घंटे का कंप्लीट नहीं हो रहा, या ज्योमेट्री का पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो लास्ट में जल्दी में हम उस मार्जिन के बाहर लिख देते हैं। जब हमने मार्जिन बनाई तो ये हमारे लिए एक रेड मार्क है, इसके बाहर हमको नहीं लिखना। तो हम वो क्यों मार्जिन क्यों बनाते हैं? पहली बात, वो मार्जिन बनती क्यों है? ताकि जब टीचर पेपर को चेक करे तो उसको कॉर्नर कॉर्नर पे पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब ये समझ लो मोटी मोटी लाइन कि पेपर प्रेजेंटेशन का पहला उसूल या रूल क्या है। पेपर प्रेजेंटेशन का पहला उसूल या रूल ये है कि आप अगर मार्जिन्स बनाएंगे तो उसके कॉर्नर पर आप जाके आगे लिखेंगे नहीं। दूसरी बात, कितनी मार्जिन्स बननी चाहिए पेपर में? कई बच्चे 2-2 3-3 मार्जिन, यहाँ 2 मार्जिन, यहाँ 3 मार्जिन ड्रॉ करते हैं। अगर इतना बड़ा पेपर होता है तो उसके अंदर उसको पेपर में इतना लिखते हैं, यहाँ पूरा खाली छूट जाता है। ये नहीं करना है आपको। एग्जामिनर पर, चेक करने वाले पर इसका बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है कि उसको लगेगा ये तो सिर्फ जगह भरने के लिए किया। क्या एग्जामिनर को ये बात समझ नहीं आ रही है? आपको पेपर के वजन पे मार्क्स मिलेंगे क्या? कि पाव किलो का पेपर है तो 80 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा है? ये 100 ग्राम का है तो नहीं मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है। पेपर के वजन में मार्क्स नहीं है, तो आपको शीट को पूरी भरना है। तो कितने मार्जिन लगाने हैं? आइडियली मैं प्रेफर करूंगा कि एक मार्जिन आप इस साइड पर लगाएं बस। इस साइड पर तो ऑलरेडी मार्जिन बना हुआ होता है। बोर्ड के पेपर है ना आपके पास, आपने डेमो शीट्स में पेपर दिए होंगे, ब्लू वाला जो आता है, नवनीत या सुंदरम जिसका भी आता है, तो यहाँ पर एक मार्जिन लगा हुआ है, बस हो गया। इसके अलावा और कहाँ मार्जिन बनाना होता है? आंसर्स के बीच में मार्जिन बनानी होंगी। अगर आपने 2 आंसर 3 आंसर लिखे, उसके बीच में मार्जिन बनानी है। क्यों बनानी है? ये प्रेजेंटेशन को क्यों अच्छा करेगा? जब एक टीचर पेपर चेक करता है तो उसके पास कितने पेपर आते हैं ऑन एन एवरेज चेक करने के लिए? बोर्ड के पेपर कितने आते हैं ऑन एन एवरेज? एक टीचर के 400 से 500 पेपर बोर्ड के चेक करने के लिए आते हैं। और ये बहुत हाईली मोटिवेटिंग काम तो है नहीं कि टीचर बैठ के सोचेगा अरे भाई इसमें क्या देखूं क्या नहीं। वो बहुत जल्दी जल्दी में चेक करते हैं पेपर। अगर आप ये मार्जिन्स लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक सेपरेटर की तरह एक्ट करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ आप साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते चलेंगे तो बेटर है, ठीक है? कुछ ना कुछ आप वैसे रिकॉर्ड होगा, पर रिकॉर्डिंग आप फिर से कहाँ देखेंगे, राइट? तो मार्जिन्स आप जब लगाते हैं तो वो एक सेपरेटर की तरह होता है आपके लिए। सेपरेटर क्या एक्ट करता है? यानी कि जब आंसर चेक हो रहा है तो चेक करने वाले को ये ध्यान रहेगा कि भाई 2 आंसर क्या है, अलग अलग है, वरना वो दोनों आंसर को एक पकड़ के चेक कर लेगा। शायद आपको ये बात समझ नहीं आ रही। पेपर हम लोग चेक करते हैं
तो हमें मालूम होता है कि क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, मार्जिन कितनी लगेगी। क्लियर हो गई बात। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस साल भर आपने सुनी भी होगी, क्वेश्चन नंबर। आप क्वेश्चन नंबर गलत नहीं डालेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं डालना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 ए ऊपर के बॉक्स में आता है, फिर नीचे के बॉक्स में आता है, बराबर। और फिर आप शुरू करते हैं। गलत क्वेश्चन नंबर डालने से क्या होगा वो सुन लो। गलत क्वेश्चन नंबर डालने से आंसर सही होने पर भी रॉन्ग मिल सकता है। आपका आंसर सही होगा पर रॉन्ग मिलेगा। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी कि आप क्वेश्चन नंबर को क्या करें, रॉन्ग लिखें। ये बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। ये होने के बाद एक चीज़ बच्चा जो ज़रूर करता है, ये साल भर ये भी चीज़ सिखाई जाती है आपको, कोई चीज़ पेपर में रॉन्ग हो गई तो रॉन्ग हो गई तो उसे कैसे बताना, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना, देखो ये मेरी गलती हुई है, इस पर मार्क्स काटो। ऐसे बताओगे ना, लेके बोले लो मार्क्स काटो, नहीं ना। आपका पेपर प्रेजेंट, आप जब एग्ज़ाम तो आप दे देते हैं, आपका पेपर जाता है ना एग्जामिनर के पास, क्या आप जाते हैं, क्या नाम आता है कि कोई एकेडमी से पढ़ता है उसका नाम आता है, कोई स्कूल से पढ़ता है उसका नाम आता है, कोई सर से पढ़ता है उसका नाम आता है, नहीं आता। आप कौन है मालूम पड़ता है क्या बोर्ड में, नहीं। हम सबको मालूम है ना क्या लगेगा, बारकोड लगेगा। तो मैं नासिर हूँ, मैं मुमरा से पेपर लिख रहा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, कुछ नहीं मालूम पड़ता है, बराबर। सामने वाले का क्या जाएगा आपका पेपर, आपने साल भर क्या मेहनत करी वो तो नहीं मालूम पड़ेगा। अभी स्कूल में उल्टा होता है, टीचर को नाम पता होता है, टीचर के दिमाग में होता है ये बच्चा आया है तो अच्छा ही लिखेगा और ये बच्चा आया है तो ख़राब ही लिखेगा। बेचारे कुछ बच्चे होते हैं ना जो हमेशा ख़राब लिखते हैं पेपर, तो उनके दिमाग में होता है, पर यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ आपको अपना अगर प्रेजेंटेशन देना है तो बेस्ट देना है। तो अगर आपकी कोई कैंसिलेशन हुआ तो आपने तो सुना ही होगा, आप पेंसिल से क्या करेंगे, सिंगल कट करेंगे बस। बच्चे क्या करते हैं, ये क्रॉस बनाते हैं, ऐसा करके पूरा पेन से इसको दाग भर देते हैं। क्यों भाई, ये काट के लेके जाओगे, नहीं ना। ये पूरा इतना हाई, गलतियों को क्या करना है पेपर में, छुपाना है, बताना नहीं है। क्या इस पर मार्क्स कटते हैं, रॉन्ग लिखने में मार्क्स कटते हैं, नहीं करते। अरे आंसर लिखने के मार्क्स है, पर क्या इससे कि इंप्रेशन खराब जाता है, अरे जाता है ना। आप किसी को चाय देने जा रहे हो, गलती से चाय गिर गई तो अगली बार वो आपसे दूर से ही चाय लेगा ना, बराबर ना। एक इंप्रेशन बन जाता है कि अरे भाई ये तो गलती कर रहा है ना। तो कैंसिलेशन पर ध्यान रखें, सिंपल कैंसिलेशन का। और मैं एक साफ बात बताता हूँ, इतने साल पढ़ाने के बाद बच्चों के, जिन बच्चों के पेपर में गलतियाँ होती है, कैंसिलेशन उन्हीं बच्चों के पेपर में ज़्यादा होते हैं जो टेस्ट नहीं दिए होते, जिन्होंने प्रीलिम्स के टेस्ट कम दिए, क्लासेस के टेस्ट कम दिए, स्कूल में टेस्ट कम दिए, आप ही से गलती होगी बोर्ड में, वरना जाके गलती होगी नहीं। क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो इतनी बार पेपर दे चुका होगा कि वो यहाँ जाके गलती करने ही नहीं वाला है। मैदानी जंग में थोड़ी गलती करनी है, जब आप सीख रहे तब गलती कर लें। बैटल्स में गलती हो गई चल जाएगा, वॉर में गलती नहीं होनी चाहिए। वॉर बोर्ड एग्ज़ाम है, बैटल आपका ये कोचिंग का या स्कूल का आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, वहाँ गलती नहीं करना। तो उसको ध्यान रखिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद, अब उस पर आते हैं। तीसरी चीज़ है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री पर आते हैं। आपने साल के स्टार्ट में कई टीचर्स और कई लोगों से सुना है कि हमें यह अलाउड होता है कि हम पेपर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बराबर है। हम पेपर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बराबर है। तो कई लोग बोलते हैं कि राइटिंग स्किल से शुरू करते हैं पेपर, ग्रामर, मेरे को पहला ग्रामर आता है। तो आपने सुना होगा, आपको जो अच्छा आता है उससे शुरू करो पेपर। सुना है ऐसे कि मैं बोल रहा हूँ खाली, जो आपको अच्छा आता है वहाँ से शुरू हो, कुछ नहीं सुना है, कुछ को मालूम ही नहीं। तो ऐसे होता है कि कई लोग टिप्स देते हैं कि आपको, मान लो कि आपका इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा है तो आप ग्रामर सेक्शन से शुरू करो या राइटिंग स्किल से शुरू करो, बाद में पैसेजेस पे जाओ। सही है, कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन में क्यों नहीं करना चाहिए। जब टीचर चेक करता है तो उसके पास क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, चेक करते वक्त स्टेट गवर्नमेंट एक की बना कर देती है, आंसर की मालूम होगा, शायद स्कूल्स में बताया होगा। स्कूल टीचर्स को बाकायदा एक की मिलती है चेक करने के लिए, बराबर। अब वो जब चेक कर रहा होगा लाइन से, जब वो पेपर चेक कर रहा होगा तो पहला की में पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अब मान लो, फ़र्ज़ करो मैंने शुरू किया क्वेश्चन नंबर 8 से, फिर मैं गया 13 पर, फिर मैं आया 9 पर, फिर मैं गया 1 पर। चेक करने वाले को की को कितना बार आगे पीछे करना पड़ेगा, उससे वो इरिटेट हो जाएगा और वो जहाँ आपके मार्क्स ज़्यादा निकल रहे हैं वहाँ कम निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी, बहुत ज़्यादा पावर टीचर के हाथ में होता है, खासकर लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट में।
जहाँ उसको मार्क्स कितने देने हैं। स्वमत पर मान लो 3 मार्क का स्वमत है, कोई आया? अच्छा अच्छा, मेरा जिसको बिठा लो अपने साथ में, गर्ल्स थोड़ा सा अंदर हो गया। हाँ, मान लो स्वमत आप लिख रहे हैं, स्वमत है 3 मार्क्स के लिए, आपने लिखा, पूरे साल भर में आपको टीचर ने मार्क्स काटे होंगे स्वमत पे? बोलो नहीं काटे, हमें तो 3 मिलते थे। आप भी हैं? अच्छा एक मिनट, गर्ल्स बैठा लो। हाँ, पीछे बॉयज़ में कहा 2 लोग बैठे हैं, हाँ बैठा लो। और भी है क्या कोई? अच्छा एक, हाँ बस मैं अंदर हो जाओ, बैठ जाएगी वो। और कोई है क्या? बस ना, ठीक। हाँ सॉरी, देखो तो कहाँ थे? हाँ, स्वमत पर मार्क्स काटेंगे। मेरे को बताओ कि जहाँ पर 3 मार्क का स्वमत है, टीचर ने आपको 2.5 या 2 दिया है, तो वो 1 मार्क कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा वो बताया गया है? नहीं, वो मैथ्स में कहाँ पे कटा समझ आता है ना, यूनिट नहीं लिखा तो आधा मार्क कटा, फॉर्मूला गलत लिखा तो कटा, उसको बढ़ाना कैसे समझ आता है। लैंग्वेज में 3 पे से 3 स्वमत का मिलना बहुत मुश्किल है ना, काफ़ी मुश्किल है, तो वो कैसे बढ़ता है तो वो तो नहीं मालूम पड़ता हमको। ठीक, तो बताने का मतलब ये है कि लैंग्वेजेस के अंदर टीचर के पास ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त तो लैंग्वेजेस के अंदर तो खास कर सिमेट्री का ध्यान रखें। आप पेपर चेक करने वाले को इरिटेट ना करें। मान लो जिस टाइम आपका पेपर कोई टीचर चेक कर रहा है और वो बहुत गुस्से में है, मान लो उसके घर में कुछ हुआ है और गुस्से में, तब आपका पेपर चेक कर रहा है, तो मार्क्स तो कम गिरेंगे। और आप रीचेक करके भी मैंने बहुत अपने करियर में बहुत बच्चों का पेपर देखा है, रीवैल्यूएट करके भी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते। मैक्सिमम मेरे करियर में किसी बच्चे के मार्क्स लैंग्वेजेस में बढ़े रीचेक करके तो 4 मार्क है बस, उससे ज़्यादा रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, ह्यूमन एरर हुआ हो कि सप्लीमेंट मिसिंग है तो वो बात अलग है, पर रीचेकिंग में 4 मार्क्स से ज़्यादा तो कोई बढ़ाता ही नहीं है। तो आपको सिमेट्री का ध्यान रखना है कि आप, मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग वहीं से कीजिए जहाँ से क्वेश्चन नंबर पेपर स्टार्ट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप साल भर से एक्सपेरिमेंट करते आए हैं और अभी आपके मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं, तो अगर आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था सिमेट्री के बारे में हमारा पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, आते हैं सप्लीमेंट की बात करते हैं। सप्लीमेंट्स कुछ दिन में जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने जाएंगे तो पहले दिन मालूम पड़ जाएगा कि उस ब्लॉक का टॉपर कौन है। कैसे? जो सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट लेगा। तो एक प्रेशर बनता है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारा पेपर पहला था हिंदी का। हम लोग जब 10th में थे तो पहला पेपर हिंदी था, सन 2010 की बात बताओ, से 13 साल पहले। तो हिंदी का पेपर था। तो उस वक्त एक लड़के ने सबसे ज़्यादा पेपर लिए थे ब्लॉक के अंदर। तो एक प्रेशर बन जाता है कि वो पेपर ले रहा है, मैं नहीं ले रहा हूँ, तो शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। आपको अपना काम करना है, चाहे एग्ज़ाम हॉल में हो या ज़िंदगी में हो। आप अपना काम करें, कोई कितनी भी शीट लगाए आप अपने हिसाब से करते चले। शायद उसकी हैंडराइटिंग बड़ी हो और वो लिख रहा हो, क्या पता वो बड़े बड़े मार्जिन छोड़ रहा हो जो मैंने अभी बताया, और पेपर में कम लिख रहा हो, वो नहीं देखना आपको। आप अपने हिसाब से लिखें। ये नहीं कि मैंने बोर्ड के पैसे भरे तो मैं ज़्यादा सप्लीमेंट को यूज़ करूँगा। अब उससे गलत इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर पर भी, याद रखो। वो सोचते हैं कि बच्चा सीरियस नहीं है। अब कोई बच्चा सोचेगा ये सम आया, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग नहीं आया, अगले शीट पे लिखूंगा। एग्जामिनर समझ जाता है उससे कि ये पढ़ के नहीं आया भाई, इसको मार्क्स नहीं देने चाहिए। याद रखना, कोई भी एग्जामिनर आपका पेपर जब चेक करता है तो वो पास करने की नीयत से बोर्ड एग्जाम में चेक करता है, फेल करने की नीयत से कोई चेक ही नहीं करता पेपर। कोई भी एग्जामिनर हो, ऑल ओवर अक्रॉस महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। फेल का रेशो बहुत कम होता है 10th में, अगर आपको मालूम होगा तो बहुत बेयर मिनिमम होता है। मतलब उसमें से जो फेल होते हैं बच्चे, उसमें से भी आधे बच्चे वो होते हैं जो एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं, है ना। फेलिंग का रेशो तो बहुत कम है। लड़के हैं, लड़कियाँ हैं। अब 2 मिनट निकलो, 1 मिनट ना बेटा, बाहर हो गया, 2 मिनट रुके हो वहाँ पर, 2 मिनट रुको, आराम से। हाँ बेटा आप जाओ अंदर, 1 मिनट, आराम से जाना, आ जाओ बेटा। ठीक है। तो बेफालतू में एक्स्ट्रा की शीट्स लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक्स्ट्रा की शीट्स आप लगाएंगे नहीं, जब आपको ज़रूरत लगेगी तब आप लीजिए शीट, बराबर। अच्छा, शीट में भी कई बच्चों का कन्फ्यूजन ये होता है कि जब मेरी शीट भर जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये नया क्वेश्चन तो नए पेपर पर शुरू करना होता है, और कभी कभी क्या होता है, इतना शीट भर गया और इतना बचा है, तो बच्चा सोचता है कि इस पर लिखूँ कि आगे पे चले आऊँ।
तो अगर आपका मोर देन हाफ भर गया है तो आप छोड़ सकते हैं, आधा खा लिया और नया क्वेश्चन नहीं शुरू हो रहा है तो उस पर लिख सकते हैं। मतलब ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि बेफालतू में शीट्स को वेस्ट किया गया है। ठीक, तो ये बात याद रखेंगे शीट्स के बारे में। नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं, नेक्स्ट चीज़ पर हम आते हैं, और ताबिर को यहाँ खड़े रहने बोलो। जो अब हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है ये बात करेंगे, रिलेवेंट आंसर्स के बारे में बात करेंगे। ये बड़ा गड़बड़ है। अपने करियर में दो तरह के बच्चों को मैंने देखा है, वहीं खड़े होता है, यहीं खड़े रहना। दो तरह के बच्चों को मैंने देखा है, एक जो पढ़ते हैं और एक पढ़ने का प्रिटेंड करते हैं। तीसरे तो वो होते जो पढ़ते ही नहीं है, ना प्रिटेंड करते कि पढ़ना है वाले जाओ हम ऐसे ही रहेंगे। तो जो बच्चे पढ़ने का प्रिटेंड करते हैं, ये पॉइंट मोस्टली उनके लिए है। आपको आंसर रिलेवेंट लिखना है। कई बच्चे बोलते हैं कि मैं पेपर तो लिख कर आया पर मार्क्स नहीं लिखा। पेपर लिखने पे मार्क्स नहीं है, सही लिखने पर मार्क्स है। आपको पूछा जाएगा भाई फोटोसिंथेसिस है क्या, आप बता रहे हो ग्लूकोज ये होता है, पेट में हजम ऐसे होता है, और थोड़ा बहुत हाँ ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। नहीं, आपको ग्लूकोज के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में जो पूछा गया है आप वो बताइए। आप इररिलेवेंट आंसर बताएंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर को ये पता लग जाएगा कि ये क्या कर रहा है, बंडलबाजी कर रहा है, ये कुछ नहीं लिखने वाला आंसर, इसका आंसर रॉन्ग करो और आगे बढ़ो। इससे दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ। मान लो स्टार्टिंग के 4 आंसर आपने यही किया, उल्टे सीधे घुमा घुमा के लिखे। अब एग्जामिनर का एक परसेप्शन बन जाएगा कि आगे भी आंसर सही नहीं लिखेगा। अब आगे आंसर सही लिखे हुए भी हों तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आप रेलेवेंट आंसर लिखें, जितना पूछा गया उतना लिखें। मराठी के अंदर थोड़े से बड़े आंसर्स होंगे, हिंदी में बड़े होंगे, इंग्लिश में थोड़े से बड़े होंगे। लैंग्वेज में टू दी पॉइंट आंसर नहीं लिखा जाता। टू दी पॉइंट आंसर कौन कौन सब्जेक्ट्स में लिखते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, साइंस 1 2, ये सब में टू दी पॉइंट आंसर लिखा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, कई बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि कितने पॉइंट्स लिखने, 2 मार्क में कितने पॉइंट आते हैं हिस्ट्री में, 4 मार्क में कितने पॉइंट लिखने। कोई बोलता है कि 4 पॉइंट लिखने, कोई बोलता है 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखने होते हैं, कोई बोलता है 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट लिखने होते हैं। तो कितने आंसर लिखने, 4 मार्क के लिए कितने पॉइंट लिखने होते हैं। 4 मार्क्स का अगर आंसर है 8 लिखने, और 2 मार्क के लिए 4 5। ठीक है, तो क्या ये नंबर ऑफ पॉइंट फिक्स होता है, अगर मैंने 4 नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मान लो कि मैंने चौथे पॉइंट को तीसरे पॉइंट के क्लब करके वो बात को तीसरे पॉइंट में कंक्लूड कर दिया, क्या मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स पहले तो ये देखना, ये साइंस के बारे में बोल रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट में साइंस और हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बोल रहा हूँ। पहले देखो कितने मार्क का क्वेश्चन है, उस हिसाब से लिखो। मान लो एक आंसर आप 4 मार्क का पढ़ के गए थे एग्जाम में और वो 2 मार्क के लिए आया। अब आप बोले मेरे को तो आता है, मैं तो 4 मार्क का ही लिखूंगा। एग्जामिनर तुम्हारे पुप्पी का बेटा है क्या, तो चेक करेगा? नहीं चेक करेगा, वो तो 2 का ही चेक करेगा, आगे क्रॉस कर देगा। इससे इंप्रेशन क्या जाएगा, बच्चा ओवर स्मार्ट है। नहीं देना है, आंसर रिलेवेंट लिखो, मार्क्स चेक करो कितना है, उतने मार्क्स के ही लिखो। अब जैसे फोटोसिंथेसिस का आंसर है, 2 मार्क के लिए आया तो डेफिनेशन लिख के छोड़ेंगे। 3 मार्क के लिए आंसर आया तो फोटोसिंथेसिस का उसका रिएक्शन आता है वो लिख कर छोड़ना है। 4 मार्क के लिए आया तो प्लांट का एक उसका पूरा डायग्राम बनता है वो बनाकर छोड़ना है। ये ऐसे पढ़ा जाता है। ये साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस या ज्योग्राफी या हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो वो देखे कि आंसर कितने मार्क का पूछा गया है और उसके हिसाब से वहाँ पर लिखें, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक और एक बात है, हाउ टू अटेम्प्ट ताबिर को बोला हाँ, बीच में से फ़ोटो लेना था, तो मैं पढ़ाऊँगा ना तो अभी बीच में से फ़ोटो लेना। ठीक है, अब अगर वो कोई फ़ोटो लेगा तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ ध्यान देना। ठीक है ना, हाँ, तुम अंदर आके फ्रीली जहाँ तुम खड़े हो सकते हो, चेयर को हटा दो वहाँ पर। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पेपर प्रेजेंटेशन के सेशन का मैं इसी को मानता हूँ। किसी भी आंसर को अटेम्प्ट करना जब होता है, हर आंसर में चॉइसेस होती हैं, any 1 any 2 any 3 करके चॉइसेस होती हैं आपके पास, बराबर है। तो हमेशा ये बोला जाता है जो ख़राब आंसर है उसको सबसे लास्ट में लिखा जाए। ये सुने होंगे,
खराब आंसर को कहाँ लिखना है? लास्ट। मतलब 3 आंसर आपको लिखने, तीनों में से जो सबसे गड़बड़ वाला आंसर, मतलब गिव रीजन में 4 आए, 4 में से 3 गिव रीजन आपको लिखने जो आते हैं, एक गिव रीजन आपको थोड़ा बहुत आता है, एक अच्छा आता है और एक थोड़ा मतलब मॉडरेटली आता है। तो हमेशा ये बोला जाता है खराब वाले को कहाँ लिखो? लास्ट में लिखो। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, थोड़ा सा अलग करना है। ध्यान सुनना क्या बता रहा हूँ। आप सेकेंड बेस्ट आंसर जो होगा आपका, सेकेंड बेस्ट आंसर को आप पहले लिखेंगे। जो आपका सेकेंड बेस्ट आंसर होगा ना, मैं अगर मान लो कि फर्ज कर लो 3 आंसर है आपके पास, तो आपका सेकेंड बेस्ट आंसर कहाँ आएगा? पहला। आपका जो सबसे अच्छा आंसर होगा, बेस्ट आंसर जो होगा, वो कहाँ लिखेंगे आप? सेकेंड पर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? सेकेंड पर। और जो आपका वर्स्ट आंसर होगा, फिर आप उसको लास्ट पर जाएंगे। अब इससे होगा क्या? सुनो ध्यान से। जब आप अपना सेकेंड बेस्ट आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर को एक परसेप्शन बनेगा कि हाँ ये बच्चा कुछ कर रहा है, लिख रहा है। जब उसके बाद वाला आंसर अच्छा होगा तो उसकी एक साइकोलॉजी डेवलप होती है, वो ये समझेगा कि अरे भाई ये कोई ब्लफ नहीं बता रहा हूँ मैं, ये हम लोग जब पेपर चेक कर रहे हैं तो एक पैटर्न डिटेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, बस जो मैंने इतने साल से पेपर चेक किया उसका बता रहा हूँ। मतलब हम लोग कई टीचर है तो टीचर का काम होता है पेपर चेक करना, तो हम पेपर चेक करके ये जितना भी प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरे पेपर चेक करने का फीडबैक है आपको। मान लो कि 10 साल के जितने पेपर चेक किए होंगे उसका फीडबैक मैं आपको दे रहा हूँ, ये है वो। आपका सेकंड बेस्ट जो आंसर होगा वो आप उसको फर्स्ट पे लिखें, बेस्ट आंसर को सेकंड पे लिखें और वर्स्ट को लास्ट में। इससे होगा ये, जब वो पढ़ने वाला होगा वो सेकंड बेस्ट को तो पढ़ लेगा, एक इम्प्रेशन बनेगा कि अच्छा आंसर लिख सकता है, नीचे वाला आंसर और अच्छा होगा, और जब तक यहाँ पर आएगा तो उसका एक परसेप्शन बन चुका होगा कि वो जो बच्चा जो लिख रहा है आंसर वो अच्छा ही लिखेगा। तब आपके यहाँ अगर आपको सपोज करो 1 मिलने वाला तो शायद आपको 1.5 या 2 मार्क मिल जाए। बात आपको छोटी लग रही है पर हो गया, बात आपको छोटी लग रही है पर अरमान को दे दो पीछे, अरमान ये पीछे पास कर देना फ़ोन, ठीक है ना। बात शायद आपको ये छोटी लग रही है पर ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको फॉलो करना है। ये है कि अगर आप अभी भी लास्ट के 10 दिनों में स्कूल में, कोचिंग में या घर पे पेपर लिख रहे हैं और किसी से चेक करवा रहे हैं पेपर, तो ये स्ट्रैटेजी बिना बोले अप्लाई कीजिए और चेक करिए वहाँ पर, 100% ये काम करेगी, एकदम शॉर्ट ये काम करेगी स्ट्रैटेजी। तो ये आपको वहाँ पर मालूम पड़ेगा कि आंसर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं इस चीज़ पर। प्रैक्टिस। आप लोगों ने, कितने लोगों ने 4 प्रीलिम्स दिए? सब मिलाकर 4 प्रीलिम्स, स्कूल, कोचिंग, खुद से 4 प्रीलिम्स कितने लोगों ने दिए? 1 2 3 हाथ दिख रहे हैं मेरे। कितने लोगों ने 2 प्रीलिम्स दिए? 2 बाकी लोगों ने 2 प्रीलिम्स भी नहीं दिए क्या? 2 प्रीलिम्स, 2 नहीं दिए। कितने लोगों ने 1 प्रीलिम दिए? 1 भी नहीं दिए। कुछ लोगों ने 1 भी नहीं दिया है। अच्छा ठीक है। जिन बच्चों ने 4 प्रीलिम्स दिया है, अब मैं छोटी सी एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। अरमान फ़ोटो क्लिक करना है, रुकिए ना, हाँ पास कर दो आगे, इसमें पॉइंट पास कर दो, थैंक यू। हाँ, तो जिन बच्चों ने 4 प्रीलिम्स दिए हैं, अब मैं ज़रा आपसे बात करता हूँ। तो एक स्टोरी थी, मोहम्मद अली बॉक्सर है, मालूम है, अपने ज़माने का बहुत अच्छा बॉक्सर रहा है। तो कई बार फाइट्स में ऐसे होता था कि वो एक पंच मारता था, सामने वाला अपोनेंट गिर जाता था, मैच वहाँ पर ख़त्म, वो जीत जाता था। तो मैच के बाद इंटरव्यू होता है, आजकल खबीब फेमस है, उस टाइम में मोहम्मद अली फेमस। तो मैच से देखो रिंग में इंटरव्यू होता है, UFC में अगर देखा होगा तो उससे इंटरव्यू लिया जाता है। तो उससे यही पूछा गया, बोले एक पंच मारने का इतना पैसा, इतना फेम, इतना पैसा लेते हैं आप, एक पंच मारना है बस। बोलता ये एक पंच मारने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की प्रैक्टिस लगा दी है। आपको जो एक पंच अभी दिखता है वो प्रैक्टिस है। तो जो बच्चों का पेपर बोर्ड में आसान जाता है या उनका 90+ % आता है, वो एक्चुअली में आसान पेपर नहीं है, वो एक्चुअली में इतना आसान पेपर नहीं है। जो 90+ ला रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप 90 टच कर रहे हैं अपने प्रीलिम्स में, तो वो इस वजह से आपको आसान लगेगा क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस करी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस से वो इतनी बार, जिन बच्चों ने 4 प्रीलिम्स दे दिया, मतलब कितने पेपर देते थे अपन टोटल? 9 पेपर देते, 9 पेपर देते, 4 9 का कितना होगा? 36। आपने प्रीलिम्स में 36 पेपर दे चुके हैं आप। 36 पेपर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। और साल भर में जो आपने कोचिंग के और स्कूल के यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर दिए होंगे वो अलग।
तो साल भर में मोटा मोटी आपने 80 से 100 टेस्ट दिए हैं। जिन्होंने 4 बिलियन, आप 100 टेस्ट दे चुके हैं, तब आपका बोर्ड एग्ज़ाम इंशाल्लाह आसान ही जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी भी लास्ट के 10 दिन बचे हैं, मैं यही कहूँगा लैंग्वेजेस के लिए 3-3 घंटे के पेपर लिखो, घर पे बैठो 3 घंटे के पेपर लिखो। लैंग्वेजेस का और कोई तोड़ नहीं है। किन किन बच्चों का लैंग्वेज का पेपर 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रहा, खासकर मराठी वाला या हिंदी वाला। काफ़ी बच्चों का टाइम का इशू आ रहा होगा, 3 घंटे में कंप्लीट ही नहीं हो रहा, मतलब आता है और नहीं कंप्लीट हो रहा। नहीं आता है तो बात ही नहीं हो, तो 1 घंटे में भी हो जाएगा। आता है और कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, तो वो कैसे होगा, टाइम कैसे मैनेज होगा। पेपर लिखना पड़ेगा। आप जितने पेपर लिखेंगे तब मालूम पड़ेगा। टाइमर लगाओ, घड़ी लेके बैठो और देखो कि मैं कब कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं आपको एक और एक सीक्रेट बताता हूँ। तो सीक्रेट ये है कि हर क्वेश्चन का एक टाइम लिमिट होता है। एग्जाम में उसको एक टाइम लिमिट दिया जाता है। 8 मार्क का क्वेश्चन है तो की में उसका टाइमिंग भी लिखा होता है कि इतने टाइम में बच्चे को करना है। ये 3 घंटे कैसे डिसाइड हुए? 80 मार्क के लिए 3 घंटे कैसे डिसाइड हुए? टॉस उड़ा के डिसाइड हुए? नहीं, ये 3 घंटे पूरा प्रॉपर टाइम होता है। टाइम को मैनेज करके आपको पेपर लिखना है। जैसे मराठी का जो लास्ट का ऐसे होता है ना 10 मार्क का, 12 मिनट में तकरीबन वो कंप्लीट करना होता है। अगर आप 12 मिनट से ज़्यादा लगा रहे हो तो आप फंस जाएंगे। वो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करके आपको रीड करने का भी टाइम उसी में निकालना है। हाँ, तो जो बच्चों को टाइमिंग का इशू आ रहा है, आप घड़ी लगाओ, सामने टाइमर रखो और लिखना शुरू करो, वरना पेपर छूट जाएगा। और सबसे ज़्यादा दुख वही तभी होता है जब अपने को आता है और अपन नहीं लिख पाते। नहीं आता, नहीं लिख पाते तो अलग बात है। आपको 1-2 पेपर में टाइमिंग का इशू होगा, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, और शायद मेरे ख्याल से कोई पेपर में टाइमिंग का इशू नहीं है। सब में आप आराम से पेपर, इवन ज्योग्राफी, साइंस वगैरह तो टाइम से पहले कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा छोटी सी चीज़ है ना, स्टेशनरी। अभी फिक्स कर लो आप क्या लेके जाने वाले एग्ज़ाम में। आपके पास एक पाउच होना चाहिए, कंपास या पाउच कुछ भी होना चाहिए। आप जो भी पेन से लिखने वाले हो वो पेन आप फिक्स कर लो। मान लो आप सेलोग्रेपर से लिखने वाले हो तो 10 कॉपी सेलोग्रेपर की खरीद के रख लो। उसी से अभी प्रीलिम्स लिखो, उसी से एग्ज़ाम में लिखना। आपकी वैसी साइकी डेवलप होगी, आप वैसा ही उसी से लिखेंगे। आपका पेन सेम होना चाहिए। लगने में छोटी बात है, बोले कौन खरीदेगा, कौन रखेगा, नहीं, आपके पास होना चाहिए। आपका ज्योमेट्री बॉक्स अभी रेडी होना चाहिए। आपका हॉल टिकट आपके पास अभी रेडी होना चाहिए। आपका क्या बोलते हैं, राइटिंग पैड आपके पास रेडी होना चाहिए। अभी स्टेशनरी अपनी पूरी रेडी करके रखो। क्लियर? रीड योर पेपर, क्या मतलब है इसका? ये काफ़ी बच्चे नहीं करते। पेपर हो गया, हो गया, ऐलान कर दो हो गया पेपर, ब्लॉक में बता दो कि हो गया पेपर, मेरा हो गया। नहीं, आपका पेपर होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पेपर को फिर से गो थ्रू करना है। क्यों? अपनी गलतियां खुद निकालनी है। जो बच्चा अपनी गलतियां खुद निकालता है उसकी गलती फिर एग्जामिनर निकालता नहीं है, समझे? तो अपनी गलतियां निकालने के लिए अपने पेपर को होने के बाद रीड करना है। ये सजेशन अक्सर बार माँ बाप से आता है, आप लोगों को टीचर से ज़्यादा माँ बाप से आता है। अरे होने के बाद बैठने का नहीं, रीड करने का पेपर। अरे हाँ, रीड करो, बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेगी, तो आपके वो मिस्टेक्स पे मार्क्स कटने से अच्छा आप उसको सही कर दो। तो अपने आप को खुद इवैल्यूएट करो तो समझने आएगा कि इसको ऐसे जाना है, वरना ये नहीं होने वाला आपके लिए, बड़ी गड़बड़ की चीज़ हो जाएगी आपके लिए। ठीक, अच्छा, तो ये रीड आपको पेपर करना है, उसको ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा अब पेपर पहला सेगमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म पर है। कई बच्चे इसकी बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। हर सब्जेक्ट का बच्चा इम्पोर्टेंट मांगता है, बोलता है इसका इम्पोर्टेंट दे दो, मैथ्स का इम्पोर्टेंट दे दो, ज्योग्राफी का दे दो, मराठी का दे दो। ये टीचर लोग इम्पोर्टेंट लाते कहाँ से और ये कंटेंट आता कहाँ से? मैं साफ साफ बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट मतलब वो चीज़ें हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, बराबर? जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो चीज़ क्या होती है आपके लिए? इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा टीचर को कैसे मालूम पड़ेगा इम्पॉर्टेंट क्या है? वो थोड़ी पेपर सेट कर रहा है। तो आपको करना क्या, अगर आपको इम्पॉर्टेंट चाहिए या आपको इम्पॉर्टेंट देखना है तो आपको पिछले 5 साल के या 4 साल के पेपर्स को पढ़ना है। 2019, 20, शायद 21 में पेपर नहीं हुआ था, 22, 23, ये 4 साल हो गया। और हर साल में 2 पेपर होते हैं, एक फेल वाले का भी होता है, तो वो पेपर भी देखो। यही पेपर्स के सारे PDF हमने बनाकर, जिस ग्रुप में आप ऐड हुए हैं, अभी कुछ लोग अभी रिसेंटली ऐड हुए, कुछ पहले से ऐड हुए, तो जिस ग्रुप में आप ऐड हुए हैं, एक मिशन SSC करके आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में शायद ऐडेड हैं,
आप में से जितने लोग आए मेजॉरिटी ऐड होंगे। उस ग्रुप में हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस पीडीएफ में बनाकर भेजे हैं। लास्ट टाइम पे उसको बिल्कुल रेफ़र करके आपको जाना है। इसके अलावा क्वेश्चंस को अलग से छांट कर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के वगैरह के उस क्वेश्चंस को भी हमने वहाँ पर डाला है। वो क्वेश्चंस आपको उस ग्रुप पर मिल जाएंगे। अगर आपने उस ग्रुप को लेट ज्वाइन किया है और आपको पीडीएफ नहीं मिला, क्योंकि व्हाट्सएप में वो सिस्टम होता है कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आपको पीछे से नहीं मिला, टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन होता है, मालूम है? जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम होता है, टेलीग्राम नाम का भी एप्लीकेशन होता है। टेलीग्राम पर कोई नंबर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जाएंगे टेलीग्राम पर, सेम जो व्हाट्सएप के ग्रुप का नाम है, आप जाकर वहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे मिशन एसएससी 2024, मेरा नाम डालेंगे तो आपको एक ओपन ग्रुप मिलेगा वहाँ पर। ये आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, उसके अंदर पिछले साल से लेके अब तक या अभी रिसेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ शेयर किए, हम यहाँ पे 21 वगैरह का पीडीएफ शेयर करते हैं, पर वो व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, टेलीग्राम पर नहीं शेयर करते, क्योंकि टेलीग्राम पर कॉपीराइट इशू आ जाता है, चैनल बंद हो जाता है। ओपन है ना, व्हाट्सएप कैसे प्राइवेट है तो उस पर सर्कुलेट हो जाता है। तो वो जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो वहाँ फॉरवर्डेड आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जो साइंस के या वन के या ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वहाँ पर हमने डाले। तो जैसे जैसे पेपर आते जाएगा हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। ये ऐसा नहीं कि ये सेमिनार अभी ख़त्म हो गया और आपका हो गया, हमारा हो गया, ऐसा नहीं। इसके अलावा हम आपको उसका कट टू हर चीज़ का अपडेट वहाँ देते जाएंगे। हर सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करना है, एक दिन पहले क्या करना है, 2 दिन पहले क्या करना है, हर चीज़ आपको हम उसके थ्रू आपसे जुड़े हुए रहेंगे। तो ये चैनल है, इस पर सारा मतलब जितना मटेरियल पहले शेयर हुआ है और आपको व्हाट्सएप पे अभी आए आप, तो वहाँ से जाके आप उसको ले सकते हैं। तो वहाँ से आपको सारा शेयर जो होगा वो आपको पता लग जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इसके बाद मैं उस पर आऊँगा कि सेमिनार के सेकेंड सेशन पर अभी मैं जाऊँगा कि हर सब्जेक्ट को रिवाइज़ कैसे करते हैं। इससे पहले अगर पेपर प्रेजेंटेशन में कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ लो, रज़िया उसको बंद कर दो।